नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फोकस एजुकेशन यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। क्या आप यकीन करेंगे कि जिस संस्था ने दुनिया के सबसे बड़े ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें उखाड़ फेंकी, उसकी शुरुआत 1885 में सिर्फ 72 लोगों ने एक कॉलेज के छोटे से हॉल में की थी। हाँ बिल्कुल। और आज हम उसी पॉलिटिकल स्टार्टअप की कहानी का गहराई से विश्लेषण करेंगे। चलिए, एक संस्था के जन्म से लेकर उसके देशव्यापी स्वरूप लेने की इस कहानी के पहले चरण पर चलते हैं। हाँ, शुरुआत होती है 1885 के प्रथम अधिवेशन से। तो वर्ष था 1885, स्थान था बॉम्बे और अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें हम WC बनर्जी भी कहते हैं। यहाँ परीक्षार्थियों को एक अहम बात ध्यान रखनी है। ये पहला अधिवेशन मूल रूप से पुणे में होना तय किया गया था। अच्छा, पुणे में। तो फिर बॉम्बे में क्यों हुआ? क्योंकि उस समय पुणे में हैजा यानी कॉलेरा नाम की भयंकर बीमारी फैल गई थी। इस महामारी के कारण बिल्कुल अंतिम समय में इसे बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में स्थानांतरित करना पड़ा। ओ, समझी। हाँ, और कुल 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, जिनमें से सबसे ज्यादा यानी 38 प्रतिनिधि अकेले बॉम्बे प्रेसिडेंसी से ही आए थे। अच्छा। और ध्यान दें, SSC CGL 2021 का ये सीधा PYQ है कि पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सिर्फ 72 लोग। और एक दिलचस्प बात यह है कि एओ ह्यूम, जो एक ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने इस संस्था की स्थापना की। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। वही तो, एक अंग्रेज अधिकारी भारतीयों के लिए राजनीतिक मंच क्यों बना रहा था? इसके पीछे कहीं वो सुरक्षा वाल्व या सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत तो नहीं आता है? बिल्कुल वही आता है। यानी अंग्रेज कांग्रेस को एक प्रेशर कुकर की सीटी की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे कि भारतीयों के मन में जो 1857 की क्रांति के बाद का गुस्सा उबल रहा है, वो इस सीटी से शांति से निकल जाए। और कुकर यानी ब्रिटिश साम्राज्य फटने से बच जाए। ये सेफ्टी वाल्व का बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। डफरिन, हाँ। और विद्यार्थियों, ये SSC CHSL 2020 का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्थापना के समय वायसराय कौन था। डफरिन और ह्यूम को डर था कि कहीं भारत में एक और हिंसक क्रांति न भड़क जाए, इसलिए उन्होंने सोचा कि भारतीयों को एक ऐसा मंच दे दिया जाए जहां वे अपनी भड़ास निकाल सकें और ब्रिटिश सत्ता सुरक्षित रहे। एकदम सही। लेकिन ऐसा लगता है कि ये संस्था बहुत तेजी से बड़ी होने लगी, क्योंकि 1886 का जो द्वितीय अधिवेशन हुआ ना, वो कलकत्ता में हुआ। हाँ, और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बिल्कुल। और ये पहली बार था जब उन्होंने अध्यक्षता की थी। लेकिन एक सवाल उठता है कि एक साल में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस का दायरा अचानक इतना विस्तृत हो गया? शायद कोई विलय हुआ था। हाँ, इसके पीछे एक बड़ा संगठनात्मक बदलाव था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का एक बहुत ही मजबूत संगठन था जिसका नाम था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। अच्छा। 1886 में इस मजबूत संगठन का कांग्रेस में विलय यानी मर्जर हो गया। इसी विलय का सीधा परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस सदस्यों की संख्या, जो पहले साल मात्र 72 थी, वो अचानक बढ़कर 436 हो गई। बिल्कुल। SSC NTPC में यह सवाल पूछा गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कब हुआ था। उत्तर है 1886 कलकत्ता अधिवेशन। और उस समय वायसरॉय डफरिन को लगा कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है, इसलिए उन्होंने खुश होकर इन प्रतिनिधियों को एक शानदार गार्डन पार्टी भी दी थी। हाँ, डफरिन की गार्डन पार्टी। विद्यार्थियों को एक विशेष नोट भी यहाँ याद रखना है कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की कुल 3 बार अध्यक्षता की थी, 1886, 1893 और 1906 में। डफरिन के इस गार्डन पार्टी के बाद अब 1887 आता है। तृतीय अधिवेशन मद्रास में आयोजित हुआ। इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने। SSC CGL और MTS में ये सवाल बार बार दोहराया गया है। मुझे लगता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि कांग्रेस जानबूझकर ये साबित करना चाहती थी कि वो सिर्फ एक सीमित वर्ग या धर्म की पार्टी नहीं है। हाँ, ये पूरी तरह से एक सोची समझी रणनीति थी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का चुना जाना ये साबित करने का प्रयास था कि कांग्रेस का विजन अखिल भारतीय है। बिल्कुल। और ये अधिवेशन एक और कारण से बहुत महत्वपूर्ण है। यही पहली बार आर्म्स एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ था। आर्म्स एक्ट के प्रस्ताव को थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आज सरकार ऐसा नियम बना दे कि आपको खेती के सामान्य औजार रखने के लिए भी कड़े लाइसेंस की जरूरत पड़े, और ये नियम सिर्फ आपके लिए हो, दूसरों के लिए नहीं। हाँ, बहुत भेदभावपूर्ण। अंग्रेजों का आर्म्स एक्ट भी भारतीयों के लिए कुछ ऐसा ही भेदभावपूर्ण था, जिसका कड़ा विरोध इस मंच से किया गया। और देखिए, यहीं से अंग्रेजों की आंखें खुलने लगी। 1888 में चतुर्थ अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद में
और अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, जो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज या यूरोपीय अध्यक्ष बने। बिल्कुल, ये भी एक प्रसिद्ध PYQ है। लेकिन अब ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति अचानक बहुत कड़ा हो गया। सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद ने कांग्रेस का कड़ा विरोध शुरू किया। अच्छा। हाँ, और उन्होंने मिलकर यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई। रुकिए एक सेकंड, जो डफरिन 1886 में गार्डन पार्टी दे रहा था, अचानक 1888 में उसका रुख इतना कड़ा क्यों हो गया? ऐसा क्या हुआ इन 2 सालों में? क्योंकि 1887 में आर्म्स एक्ट के विरोध और अधिकारों की लगातार बढ़ती मांगों से अंग्रेजों को समझ आ गया था कि कांग्रेस अब उनके बनाए प्रेशर कुकर की सीटी नहीं रही है। अरे हाँ। बल्कि वो खुद एक प्रेशर कुकर बन चुकी है, जो उनके खिलाफ दबाव बना रही है। इसलिए सरकारी अधिकारियों को इन अधिवेशनों में जाने से रोक दिया गया। इन शुरुआती 4 अधिवेशनों से परीक्षा में बहुत प्रश्न आते हैं। क्या विद्यार्थियों के लिए इन्हें याद रखने की कोई आसान ट्रिक है सर? बिल्कुल है। विद्यार्थी अखिल भारतीय विजन को याद रखने के लिए ये सिंथेसिस मैट्रिक्स और ट्रिक याद रखें। BKMA यानी बकमाई। बकमई। B से बम्बई 1885, K से कलकत्ता 1886, M से मद्रास 1887 और A से इलाहाबाद 1888। एकदम सही। और इसके पहले 4 अध्यक्षों के धर्म देखें, हिंदू, पारसी, मुस्लिम और ईसाई। ये कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष और देशव्यापी आधार को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। बहुत ही शानदार ट्रिक है। अब शुरुआती 10 वर्षों के बाद संस्था काफी बड़ी हो गई थी और उसे चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। हाँ, और साथ ही देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी चरम पर पहुंचने लगा था। तो अब हम प्रवेश कर रहे हैं 1895 से 1906 के दौर में। 1895 का अधिवेशन पूना में हुआ। अध्यक्ष थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। स्टेट PCS का तथ्य है कि इन्होंने 1895 और 1902 में अध्यक्षता की थी। 1895 का पूना अधिवेशन इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ कांग्रेस के संविधान और उसकी आंतरिक कार्यप्रणाली पर गहन चर्चा हुई। और शायद तिलक जी का भी उदय हो रहा था। बिल्कुल, बाल गंगाधर तिलक का प्रभाव पार्टी में तेजी से बढ़ने लगा था। लोगों को एकजुट करने के लिए तिलक ने महाराष्ट्र में इसी साल शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी। इसी सांस्कृतिक जागरण की अगली कड़ी है 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह M सयानी। ये PYQ है MTS का। हाँ, और ये अधिवेशन इतिहास में हमेशा अमर रहेगा क्योंकि यहीं पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, जिसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने संगीतबद्ध किया था। CGL 2019 और 2022 दोनों में ये पूछा गया है। परीक्षार्थियों को ये भी याद रखना चाहिए कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था, जो कि सन्यासी विद्रोह पर आधारित था, राइट? बिल्कुल सही। ये भारत में सांस्कृतिक जागरण का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। इस सांस्कृतिक जागरण के बाद हम सीधे एक बड़े राजनीतिक भूचाल की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1905 का बनारस अधिवेशन। अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये CHSL का PYQ है। 1905 इतिहास में लॉर्ड कर्जन के एक बहुत ही विवादित फैसले के लिए जाना जाता है। बंगाल विभाजन। हाँ, कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। अंग्रेजों की इस चाल की बनारस अधिवेशन में कड़ी निंदा की गई। यहीं से स्वदेशी और बहिष्कार यानी बॉयकॉट आंदोलन का आधिकारिक समर्थन किया गया। बहिष्कार के प्रस्ताव को अगर हम आज के जीवन से जोड़े विद्यार्थियों, तो जैसे हम दिवाली के समय विदेशी झालरों का बहिष्कार करके अपने देश के कुम्हारों के बनाए स्वदेशी दिए खरीदते हैं ना? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ठीक वैसे ही 1905 में विदेशी कपड़ों और वस्तुओं का पूरी तरह से बहिष्कार किया गया था। लेकिन मैंने पढ़ा है कि इस बहिष्कार को लेकर कांग्रेस के अंदर ही 2 गुट बन गए थे। यहीं से असल में नरम दल और गरम दल का विवाद शुरू हुआ। नरम दल चाहता था कि यह बहिष्कार केवल बंगाल तक सीमित रहे, क्योंकि विभाजन बंगाल का हुआ था। अच्छा, और गरम दल? गरम दल इसे पूरे देश में फैलाना चाहता था। तो ये मतभेद 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में और गहरा गया होगा। 1906 में अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे। पहली बार स्वराज शब्द का आधिकारिक प्रयोग यहीं हुआ था। ये SSC CGL 2020 का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पर अगर 1905 में इतना तनाव था, तो 1906 में पार्टी टूटी क्यों नहीं? क्योंकि गरम दल लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहता था, लेकिन नरम दल ने दादाभाई नौरोजी का नाम आगे कर दिया। ओह, और दादाभाई तो इतने सीनियर थे। बिल्कुल, दादाभाई का सम्मान पूरे देश में इतना ज्यादा था कि उनके नाम पर विवाद टल गया। लेकिन विद्यार्थियों को यहाँ एक भ्रम से बचना है। 1906 में जिस स्वराज की बात हुई वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन स्वशासन था। हाँ,
पूर्ण स्वराज तो 1929 लाहौर में आया था, इसलिए इन दोनों में भ्रमित न हो। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में तो पार्टी को बचा लिया, लेकिन 1907 में ये वैचारिक दरार आखिरकार टूट ही गई। हाँ, 1907 का अधिवेशन सूरत में हुआ और इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। इसे ही ऐतिहासिक सूरत विभाजन या सूरत स्प्लिट कहा जाता है। बिल्कुल, CGL, NTPC, CHSL सब में ये पूछा जाता है। पर ये नौबत कैसे आई कि अधिवेशन में कुर्सियों और जूते चलने लगे? इसके पीछे का कारण समझना बहुत जरूरी है। यह अधिवेशन पहले नागपुर में होना तय था, लेकिन इसे अंतिम समय में सूरत स्थानांतरित कर दिया गया। और सूरत में क्या दिक्कत थी? सूरत ताप्ती नदी के तट पर है और ये नरम दल के नेता फिरोज शाह मेहता का गढ़ माना जाता था। स्थान बदलने और अध्यक्ष पद के विवाद के कारण गरम दल को लगा कि उन्हें दबाया जा रहा है। अच्छा। जिससे भारी हंगामा हुआ और आखिरकार कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। इस भारी हंगामे के बाद 1908 में मद्रास में अधिवेशन बुलाया गया। अध्यक्ष फिर से रास बिहारी घोष ही थे। स्टेट PCS में पूछा जाता है कि सूरत विभाजन के बाद नया संविधान कहाँ बना था? तो उत्तर यही मद्रास अधिवेशन है। पर नया संविधान बनाने की क्या जरूरत आ पड़ी थी? नया संविधान इसलिए बना ताकि नरमपंथी कांग्रेस पर अपना पूरा कब्जा कर सकें। उन्होंने नियमों को इतना सख्त कर दिया कि चरमपंथियों यानी तिलक और उनके साथियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। मतलब पूरी तरह एक्सपेल कर दिया? हाँ, अंग्रेजों ने इस फूट का पूरा फायदा उठाया और तिलक को 6 साल के लिए म्यांमार की मांडले जेल में डाल दिया। 1908 के बाद 1911 का कलकत्ता अधिवेशन एक और गौरवशाली पल लेकर आता है। अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण धर थे और यहीं पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन गाया गया था। ये CGL का प्रश्न है। परीक्षा ओरिएंटेड तथ्य ये भी है कि 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। बिल्कुल, और 1911 का साल इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि इसी साल दिल्ली दरबार लगा, बंगाल विभाजन रद्द हुआ और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुई। इसकी कोई ट्रिक है क्या? विद्यार्थियों के लिए इसे याद रखने की एक शानदार मेमोरी ट्रिक है। 11 धर कलकत्ता, यानी 11 में धरजी ने कलकत्ता में जनगणमन गाया। अरे वाह, ये ट्रिक तो बहुत काम की है। 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की बात करते हैं। बांकीपुर पटना बिहार में है और इसके अध्यक्ष RN मुधोलकर थे। SSC CHSL में पूछा गया है कि बिहार में पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, तो उत्तर बांकीपुर है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई ना? हाँ, A.O. ह्यूम की मृत्यु के बाद उन्हें इस अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि ह्यूम ने संस्था की स्थापना की, लेकिन वो कभी इसके अध्यक्ष नहीं बने। वो हमेशा केवल महासचिव ही रहे। सही कहा। और इसकी ट्रिक क्या है? बांकीपुर में बापू की उपाधि ह्यूम को मिली। बापू मतलब पिता। बेहतरीन। अब हम 1916 से 1919 के उस दौर में चलते हैं। 1907 में सूरत में जो लोग अलग हुए थे, वे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में वापस मिल गए। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इतिहास में ये लखनऊ पैक्ट के नाम से दर्ज है। SSC, NTPC और CGL के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये मिलन हुआ कैसे? ये तिलक और एनी बेसेंट के निरंतर प्रयासों का नतीजा था, जिससे नरम दल और गरम दल का एकीकरण हुआ। अच्छा, और मुस्लिम लीग का क्या? हाँ, साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हुआ। कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्ट्रेट की मांग को स्वीकार कर लिया। ओह, समझी। और इसी उत्साह में तिलक ने अपना अमर नारा दिया, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसके ठीक बाद 1917 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्ष एनी बेसेंट थीं, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो आयरलैंड की निवासी थीं। SSC, MTS और GD में ये PYQ है। होम रूल आंदोलन की सफलता के कारण उन्हें ये पद मिला। यहाँ तिरंगे झंडे को अपनाने का प्रस्ताव रखा गया। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार निकाले थे। महिला अध्यक्षों को याद रखने के लिए विद्यार्थियों को द +8 years ट्रिक हमेशा याद रखनी चाहिए। बिल्कुल। 1917 एनी बेसेंट, +8 वर्ष किया तो 1925 सरोजनी नायडू जो प्रथम भारतीय महिला थीं, और फिर +8 वर्ष किया तो 1933 नेली सेनगुप्ता। ये +8 की ट्रिक वाकई बहुत काम की है। अब 1918 में कुछ अलग हुआ।
इस साल 2 अधिवेशन हुए, एक विशेष और एक वार्षिक। विशेष अधिवेशन बॉम्बे में हुआ, जिसके अध्यक्ष सैयद हसन इमाम थे। यहाँ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर इतना विवाद हुआ कि इसे कांग्रेस का दूसरा विभाजन कहा जाता है। जिस रिपोर्ट पर 1919 का अधिनियम बना था। बिल्कुल वही। इसके बाद S.N. बैनर्जी ने नेशनल लिबरल फेडरेशन बना ली। ये स्टेट PCS का PYQ है। और 1918 का वार्षिक अधिवेशन दिल्ली में हुआ। अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। यहाँ आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की गई और हिंदी भाषा के प्रयोग पर बहुत बल दिया गया। यहाँ एक रोचक तथ्य ये है कि असल में अध्यक्ष तिलक को चुना गया था, लेकिन उन्हें वैलेंटाइन शिरोल के खिलाफ मानहानि केस लड़ने लंदन जाना पड़ा। अरे हाँ, SSC CGL का एक PYQ है कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है। शिरोल ने तिलक को ही ये उपाधि दी थी। इसके बाद आता है 1919 का अमृतसर अधिवेशन। अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। 13 अप्रैल 1919 को जो दर्दनाक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसकी यहाँ तीव्र भर्त्सना की गई। ये CHSL का प्रश्न है। पंजाब के दर्द को मंच देने के लिए ही जानबूझकर अधिवेशन अमृतसर में किया गया था। और यहीं से खिलाफत आंदोलन को भी समर्थन दिया गया। ये महात्मा गांधी के राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख नेता के रूप में उभरने का समय था। विद्यार्थियों को यहाँ रॉलेट एक्ट को समझना चाहिए, जिसे काला कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट को अगर हम आज के उदाहरण से समझें, हाँ, ये ऐसा था जैसे किसी को भी बिना वकील, बिना दलील, केवल शक के आधार पर अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल देना। बिल्कुल एकदम अंधा कानून। इसी अमानवीय कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में भीड़ जुटी थी। जलियांवाला बाग के बाद कांग्रेस का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उन्होंने अंग्रेजों से पूरी तरह असहयोग करने का निर्णय लिया, जिससे हम 1920 से 1922 के असहयोग के युग में प्रवेश करते हैं। 1920 में भी 2 अधिवेशन हुए। विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ये गरम दल के एकमात्र नेता थे जो अध्यक्ष बन पाए। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन यानी NCM का प्रस्ताव मंच पर रखा। लेकिन शुरुआत में CR दास ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया था ना, सीजल में आए थे। हाँ, बिल्कुल विरोध किया था। तो कलकत्ता में जो प्रस्ताव रखा गया, क्या वो पास हो पाया? 1920 का जो वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ, जिसके अध्यक्ष C विजय राघवाचार्य थे, वहां क्या हुआ? नागपुर में CR दास मान गए और असहयोग आंदोलन को अंतिम स्वीकृति मिल गई। NTPC और GD का सवाल है। अच्छा। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से नागपुर अधिवेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ कांग्रेस के संविधान में बहुत बड़ा बदलाव किया गया। कैसा बदलाव? पार्टी को आम जनता तक पहुंचाने के लिए सदस्यता शुल्क घटाकर मात्र 25 पैसे कर दिया गया। अरे वाह, सिर्फ 25 पैसे? भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियां बनी ताकि लोग अपनी भाषा में जुड़ सकें। एक 15 सदस्यीय CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनी जो साल भर काम करे। और पहली बार रियासतों यानी प्रिंसली स्टेट्स के प्रति नीति घोषित की गई। इसकी मेमोरी ट्रिक क्या है? कलकत्ता में प्रस्ताव रखा, नागपुर में पास हुआ। एकदम सही। फिर आता है 1922 का गया अधिवेशन जो बिहार में है। अध्यक्ष CR दास थे। SSC CGL के अनुसार ये स्वराज पार्टी की स्थापना से ठीक पहले का अधिवेशन था। मतलब 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अचानक वापस ले लिया था। हाँ, और इससे ना कांग्रेस के अंदर ही एक बहुत बड़ी दरार पैदा हो गई थी। पार्टी 2 वैचारिक खेमों में बंट चुकी थी। अच्छा, वो परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी वाले गुट? एकदम सही। एक तरफ थे परिवर्तनवादी या प्रो चेंजर्स जैसे CR दास और मोतीलाल नेहरू। वो चाहते थे कि स्वराज पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा जाए और सिस्टम के अंदर घुसकर अंग्रेजों का विरोध किया जाए। मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाकर अड़चन डालना। और दूसरे कौन थे? दूसरी तरफ थे अपरिवर्तनवादी यानी नो चेंजर्स। ये लोग चुनाव लड़ने के सख्त खिलाफ थे और गांधी जी के जो रचनात्मक कार्य थे उन पर फोकस करना चाहते थे। दोनों गुटों में इतनी कड़वाहट थी ना कि लग रहा था कांग्रेस पूरी तरह टूट जाएगी। बाप रे। और इसी टूट को रोकने के लिए 1923 में दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, है ना? जी, ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये कोई रूटीन सालाना बैठक नहीं थी, एक इमरजेंसी मीटिंग थी। लेकिन एक बात बताइए, इतने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के बीच सुलह करवाने के लिए अध्यक्ष किसे बनाया गया? यही तो इस अधिवेशन की सबसे बड़ी खूबी है। इस वैचारिक मतभेद को सुलझाने की जिम्मेदारी दी गई मौलाना अबुल कलाम आजाद को। अच्छा। हाँ, और उस समय उनकी उम्र मात्र 35 वर्ष थी।
वो कांग्रेस के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने। उन्होंने दोनों गुटों के बीच एक पुल का काम किया, स्वराज पार्टी को कांग्रेस के अंतर्गत चुनाव लड़ने की अनुमति दिलवाई। मतलब पार्टी टूटने से बच गई। ये तो कुछ ऐसा हुआ ना जैसे परिवार के बड़े बुजुर्ग किसी बात पर अड़ गए हों और घर का एक युवा सदस्य आकर अपनी समझदारी से सुलह करवा दे। बिल्कुल सटीक उदाहरण है ये। और दोस्तों, आपको एक ट्रिक बताता हूं जो एसएससी सीजीएल में बहुत काम आती है। दिल्ली का दिल बड़ा है, इसलिए सबसे युवा को अध्यक्ष बनाया। ये 1923 का स्पेशल अधिवेशन था। वैसे नियमित अधिवेशन काकीनाडा में हुआ था, लेकिन एग्जाम में दिल्ली वाला ही पूछा जाता है। बहुत बढ़िया ट्रिक है ये। और देखिए, इसी एकता को पूरी तरह से सील करने के लिए अगले ही साल यानी 1924 में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया गया। आप बेलगाम अधिवेशन की बात कर रही हैं ना, कर्नाटक वाला? जी हाँ, 1924 का बेलगाम अधिवेशन, जो कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था। ये इतिहास में एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता स्वयं महात्मा गांधी ने की थी। यहाँ मुझे हमेशा एक उलझन होती है। मतलब गांधी जी तो उस पूरे आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे थे ना, सबसे निर्विवाद नेता थे। फिर उन्होंने सिर्फ एक ही बार अध्यक्षता क्यों की? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, गांधी जी की हैसियत ना अध्यक्ष पद से बहुत ऊपर थी। वो एक नैतिक मार्गदर्शक थे। लेकिन 1924 में जब वो जेल से रिहा हुए तो उन्होंने देखा कि स्वराज पार्टी और मुख्य कांग्रेस के बीच अभी भी थोड़ा तनाव है। अच्छा, मतलब दरार पूरी तरह भरी नहीं थी? बिल्कुल नहीं। उन्हें लगा कि अगर अभी पार्टी टूट गई तो आजादी की लड़ाई दशकों पीछे चली जाएगी। इसलिए एक सुप्रीम लीडर के तौर पर वो केवल एक बार बेलगांव में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी बहुत बड़ी कंपनी का फाउंडर कंपनी को टूटने से बचाने के लिए केवल एक बार खुद सीईओ की कुर्सी पर बैठ जाए। हाँ, एकदम वैसा ही। वहां उन्होंने गांधीदास पैक्ट को औपचारिक मंजूरी दी और साथ ही समाज की आंतरिक कमजोरियों को दूर करने के लिए अस्पृश्यता यानी छुआछूत के खिलाफ एक कड़ा प्रस्ताव पारित करवाया। कमाल की रणनीति थी। बाहर अंग्रेजों से लड़ने से पहले अपने घर को मजबूत करना। और याद रखने के लिए ट्रिक है, जैसे ही बेल बजी गांधी जी कुर्सी पर बैठ गए और केवल एक ही बार बैठे। बेलगाम से बेल। बहुत अच्छे। और दोस्तों, 1924 का ये साल एक और वजह से बहुत अहम था। इसी साल कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल और शचीन्द्र नाथ सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना की थी। बिल्कुल, क्रांतिकारी गतिविधियां भी अपने चरम पर थीं। और इसी क्रांतिकारी माहौल के बीच विशेषकर 1925 के काकोरी ट्रेन एक्शन के ठीक बाद 1925 का कानपुर अधिवेशन हुआ। कानपुर अधिवेशन। हाँ, इस अधिवेशन ने नेतृत्व के, आप कह सकते हैं, डेमोग्राफिक शिफ्ट को दर्शाया। यहाँ सरोजिनी नायडू को अध्यक्ष चुना गया, जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। दोस्तों, यहाँ भारतीय शब्द बहुत जरूरी है। एनी बेसेंट 1917 में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, लेकिन नायडू पहली भारतीय महिला थी। सही कहा आपने। इसे याद रखने के लिए एसएससी की एक बहुत फेमस +8 ट्रिक है। 1917 में एनी बेसेंट, उसमें 8 जोड़िए तो 1925 में सरोजिनी नायडू और उसमें 8 और जोड़ेंगे तो 1933 में नेल्ली सेनगुप्ता। अरे वाह, +8 रूल, ये तो बहुत काम की ट्रिक है। मतलब ये महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। बिल्कुल था। और इसी कानपुर अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया। श्यामलाल गुप्त पार्षद का लिखा वो प्रसिद्ध गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा भी यहीं पूरे उत्साह के साथ गाया गया था। और मैंने कहीं पढ़ा है कि इसी अधिवेशन में हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी रखा था, हालांकि वो पास नहीं हो पाया था। हाँ, आप बिल्कुल सही डॉट कनेक्ट कर रहे हैं। पूर्ण स्वराज का विचार अचानक से लाहौर में हवा से नहीं टपका था, उसकी सुगबुगाहट यहीं से शुरू हो गई थी। क्या बात है। अब इसके बाद आता है 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन, असम में। जी। इसके अध्यक्ष थे S. श्रीनिवास अयंगर। ये पूर्वोत्तर भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन था। यहाँ एक ऐसा फैसला हुआ जो देखने में साधारण लगता है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा था। वो खादी वाला फैसला ना? हाँ, यहाँ सभी कांग्रेसियों के लिए खादी पहनना अनिवार्य यानी कंपलसरी कर दिया गया। अब देखिए, कई स्टूडेंट सोच सकते हैं कि ये तो बस स्कूल या दफ्तर में एक ड्रेस कोड लागू करने जैसी बात हो गई। इसमें इतिहास बदलने वाली क्या बात थी? देखिए, ये सिर्फ एक यूनिफॉर्म नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक और राजनीतिक हथियार था।
जब सभी कांग्रेसी खादी पहनने लगे तो इसका सीधा असर ब्रिटेन की मैनचेस्टर की कपड़ा मिलों पर पड़ा। ओह, मतलब सीधा उनके खजाने पर चोट। बिल्कुल, ये उनका आर्थिक बहिष्कार था। साथ ही खादी ने अमीर और गरीब भारतीय के बीच के उस अंतर को मिटा दिया जो कपड़ों से दिखता था। खादी अब आजादी की लड़ाई की वर्दी बन चुकी थी। क्या बात है। ट्रिक के लिए याद रखें, असम की चाय पीकर सबने कसम खाई कि अब सिर्फ खादी पहनेंगे। गुवाहाटी 1926। बहुत अच्छे। अब यहाँ से हम एक नए दौर में प्रवेश करते हैं, साइमन का विरोध और पूर्ण स्वराज की मांग। हाँ, 1927 का मद्रास अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी थे। यहीं से वो नारा गूंजा था, साइमन गो बैक। और इसके पीछे के गुस्से को समझना बहुत जरूरी है। अंग्रेजों ने भारत के संविधान और प्रशासनिक सुधारों की जांच के लिए साइमन कमीशन बनाया था। लेकिन इस कमीशन में सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं था उसमें। इसीलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। ये तो ऐसा हो गया ना कि किसी कंपटीशन में जूरी में आपके देश का कोई सदस्य ही ना हो, तो आप क्या करेंगे? आप उस कंपटीशन का ही बहिष्कार कर देंगे। एकदम सही। ये भारतीयों के आत्मनिर्णय के अधिकार का सीधा अपमान था। इसीलिए मद्रास अधिवेशन में तय हुआ कि साइमन कमीशन जहां भी जाएगा उसका पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। ट्रिक है, अंसारी जी ने मद्रास से सॉरी बोल दिया साइमन को, नो एंट्री। और एक और दिलचस्प बात जो इस अधिवेशन में हुई वो ये कि जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार पूर्ण स्वाधीनता को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में परिभाषित करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही चीन, ईरान आदि में भारतीय सैनिकों को भेजने का भी कड़ा विरोध किया गया। मतलब युवाओं का खून उबल रहा था उस वक्त। और यही जनरेशन गैप हमें अगले साल 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में देखने को मिलता है। जी हाँ, 1928 कलकत्ता। यहाँ अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को मंजूरी दी गई, जो कि भारतीयों द्वारा अपना संविधान खुद बनाने का पहला प्रयास था। लेकिन मैंने सुना है कि मोतीलाल नेहरू और उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू के बीच ही इस रिपोर्ट को लेकर टकराव हो गया था। हाँ, और ये टकराव बहुत स्वाभाविक था। मोतीलाल नेहरू और पुरानी पीढ़ी के नेता डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए स्वशासन। लेकिन युवा नेता इससे खुश नहीं थे। बिल्कुल नहीं। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेताओं का कहना था कि अब हमें किसी के अधीन नहीं रहना। दोनों ने मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना कर दी। फिर तो बहुत बवाल हुआ होगा। हाँ, अंततः एक बीच का रास्ता निकाला गया। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन हुआ और अंग्रेजों को 1 साल का अल्टीमेटम दिया गया। अच्छा, वो 1 साल की चेतावनी। हाँ, उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर नेहरू रिपोर्ट मानकर डोमिनियन स्टेटस दे दो, वरना हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। ये तो मकान मालिक को किराएदार द्वारा दिया गया 1 साल का फाइनल अल्टीमेटम हो गया। और दोस्तों, ट्रिक याद रखना, पिता मोतीलाल ने कलकत्ता में डोमिनियन मांगा, अगले साल बेटे जवाहरलाल ने लाहौर में पूर्ण स्वराज मांगा। बिल्कुल, और यहीं से आता है 1929 का वो ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन, सबसे महत्वपूर्ण। अल्टीमेटम खत्म हो गया था ना? हाँ, अंग्रेजों ने बात नहीं मानी तो 1929 में अध्यक्ष बने युवा जवाहरलाल नेहरू। मंच से घोषणा हुई कि अब कोई आधा अधूरा समझौता नहीं होगा, अब सिर्फ पूर्ण स्वराज। एकदम। 31 दिसंबर 1929 की कड़कड़ाती ठंड में आधी रात को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और ये तय किया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। और इसी के तहत 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया। दोस्तों, 26 जनवरी की ये अहमियत कोई छोटी बात नहीं है। इसी दिन की अहमियत बनाए रखने के लिए हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि आज का भारत उसी लाहौर अधिवेशन की बुनियाद पर खड़ा है। ट्रिक है, लाहौर में रावी के तट पर जवाहर ने आजादी का झंडा गाड़ दिया। लेकिन देखिए, इसके तुरंत बाद का दौर बहुत ही तनावपूर्ण था। 1931 में जब कराची अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तब माहौल बहुत भारी था। हाँ, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिए हुए सिर्फ 6 दिन हुए थे। जी, युवाओं में गांधी जी और कांग्रेस के खिलाफ भयानक गुस्सा था। इसी दौरान गांधी जी ने वो ऐतिहासिक वाक्य कहा था, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। इतने गुस्से और विरोध के माहौल में कोई भी संगठन बिखर सकता है,
फिर सरदार पटेल ने इस अधिवेशन को सफल कैसे बनाया? यहीं सरदार पटेल की दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता नजर आती है। उन्होंने युवाओं के गुस्से को समझा, लेकिन आजाद भारत के लिए नियम तय करने का काम नहीं रुकने दिया। मतलब उन्होंने क्या किया? इसी अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसका ड्राफ्ट मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। अच्छा, मतलब एक आजाद देश के नागरिकों के लिए रूल बुक तैयार कर दी गई। हाँ, साथ ही गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दी गई ताकि गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत का पक्ष रख सके। कमाल है, जिस वक्त आजादी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी, उस वक्त ये नेता बैठकर नागरिक अधिकार तय कर रहे थे। ट्रिक है, कराची में सरदार ने सबको उनके मौलिक अधिकार दिलाए। बिल्कुल। अब अगर हम 1934 से 1938 के दौर का एक ओवरव्यू लेना, तो आप देखेंगे कि आंदोलन अब सड़कों से निकलकर संविधान और नवनिर्माण की ओर मुड़ रहा था। हाँ, एक बदलाव दिख रहा था, जैसे 1934 का बंबई अधिवेशन, जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार अध्यक्ष बने। जी, यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन को औपचारिक रूप से वापस ले लिया गया। कांग्रेस के संविधान में अहम संशोधन हुए और इसी साल जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। ट्रिक, 34 में बंबई में प्रसाद बांटा क्योंकि आंदोलन थमा। और यही समाजवादी सोच हमें 1936 के लखनऊ अधिवेशन में दिखती है। एकदम सही। लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और उन्होंने खुले तौर पर कहा, मैं स्वभाव से समाजवादी हूं। उन्होंने समाजवाद को भारत की समस्याओं का एकमात्र हल बताया। और शायद इसी समय अखिल भारतीय किसान सभा का भी गठन हुआ था। जी, सहजानंद सरस्वती द्वारा। और समाजवाद की इस बात को जमीन पर उतारने का काम हुआ अगले साल 1937 का फैजपुर अधिवेशन महाराष्ट्र में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार कांग्रेस का कोई अधिवेशन एक गांव में हुआ था। हाँ, फैजपुर एक गांव है, जलगांव जिले में। अध्यक्ष फिर से जवाहरलाल नेहरू ही थे। लेकिन शहर छोड़कर गांव में अधिवेशन करने का क्या लॉजिक था? इसका कारण रणनीतिक था। 1937 में प्रांतीय चुनाव होने वाले थे। कांग्रेस को अब शहरी पार्टी की छवि से बाहर निकलकर सीधे किसानों से जुड़ना था। वहां उन्होंने राष्ट्रीय कृषि कार्यक्रम अपनाया। क्या बात है, फसल गांव यानी फैजपुर में उगी और नेहरू ने देखी। बहुत बढ़िया। और इसी नवनिर्माण की कड़ी में आता है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में। यहाँ अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस, वो भी निर्विरोध। और यहाँ रियासतों को भी पहली बार पूर्ण स्वराज के लक्ष्य में शामिल किया गया था ना? हाँ, और हरिपुरा अधिवेशन को राष्ट्रीय नियोजन समिति या नेशनल प्लानिंग कमेटी के गठन के लिए हमेशा याद रखा जाता है। ये विचार बोस का था, लेकिन समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे। गजब है, आजादी से 9 साल पहले ही इकोनॉमी की प्लानिंग। ट्रिक है, हरिपुरा मतलब आर्थिक प्लानिंग की शुरुआत। लेकिन 1938 में सब कुछ जितना शांत था ना, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में उतना ही बड़ा संकट खड़ा हो गया। इसे हम त्रिपुरी संकट कहते हैं। हाँ, मध्य प्रदेश वाला। यहाँ सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव जीत लिया था पट्टाभी सितारा मैया को हराकर। जी, लेकिन पट्टाभी को गांधी जी का समर्थन प्राप्त था। तो जब बोस जीते, गांधी जी ने कह लिया कि पट्टाभी की हार मेरी अपनी व्यक्तिगत हार है। एक मिनट, मुझे यहाँ एक चीज समझ नहीं आती। जब चुनाव हुआ और बोस जीत गए, तो गांधी जी ने अपनी हार मानकर एक निर्वाचित अध्यक्ष पर इतना दबाव क्यों डाला? देखिए, इसे एक ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की तरह समझिए जहां वैचारिक मतभेद बहुत गहरे हैं। गांधी जी को लगता था कि बोस के आक्रामक विचार कांग्रेस की अहिंसक नीतियों को पटरी से उतार देंगे। अच्छा। इस विवाद के कारण कार्य समिति में काम करना असंभव हो गया और आखिरकार बोस को इस्तीफा देना पड़ा। ओह, तो जीतने वाले सीईओ ने इस्तीफा दे दिया और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नए अध्यक्ष बने। ट्रिक याद रखें दोस्तों, त्रिपुरी संकट, इस्तीफा, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष और बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। बिल्कुल। अब आता है 1940 का रामगढ़ अधिवेशन झारखंड में। यहाँ अध्यक्ष बने मौलाना अबुल कलाम आजाद। यहीं भारत छोड़ो प्रस्ताव का खाका तैयार हुआ था। और इसके बाद तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1945 तक कोई नया चुनाव ही नहीं हुआ ना? हाँ, और इसी वजह से मौलाना आजाद 6 साल तक लगातार अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी वही थे और सबसे लंबे समय तक रहने वाले भी। ये बहुत सॉलिड फैक्ट है। अब हम आजादी की दहलीज पर आ गए। 1946 का मेरठ अधिवेशन यूपी में। इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अंग्रेजों के शासनकाल में ये अंतिम पूर्ण अधिवेशन था।
कैबिनेट मिशन आ चुका था, संविधान सभा का गठन हो रहा था। और यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है एसएससी का। एग्जाम में पूछते हैं कि 15 अगस्त 1947 को यानी आजादी के समय अध्यक्ष कौन था। हाँ, अक्सर लोग राजेंद्र प्रसाद टिक कर देते हैं। बिल्कुल, जबकि सही जवाब जेबी कृपलानी है। कृपलानी जी ने नवंबर 1947 में इस्तीफा दिया था, तब प्रसाद जी बने थे, लेकिन आजादी के दिन कृपलानी ही अध्यक्ष थे। एकदम सही पकड़ा आपने। और हमारा आखिरी पड़ाव है 1948 का जयपुर अधिवेशन, राजस्थान। आजाद भारत का पहला अधिवेशन। जी, और इसके अध्यक्ष बने पट्टाभी सीतारमैया। अरे ये तो वही हैं जो 1939 में बोस से हार गए थे। हाँ, जो इंसान 1939 में हार गया था, वही 1948 में आजाद भारत के पहले अधिवेशन का अध्यक्ष बना। इसकी शुरुआत वंदे मातरम और राष्ट्रगान से हुई। और राज्यों की एकीकरण पर भी चर्चा हुई। जेवीपी समिति जवाहर वल्लभ भाई पट्टाभी बनी, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए। बिल्कुल। हमने ये पूरा सफर तय कर लिया। लेकिन मैम, जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप मास्टर रिवीजन के तौर पर वो कंफ्यूजन क्लियर कर दें जो अक्सर स्टूडेंट्स को होते हैं। जरूर। 3 मेन ट्रैप्स हैं। पहला, नेहरू कंफ्यूजन, 1936 लखनऊ में समाजवाद और 1937 फैजपुर में गांव। ठीक है। दूसरा, बोस कंफ्यूजन, 1938 हरिपुरा में निर्विरोध चुने गए, लेकिन 1939 त्रिपुरी में विवाद हुआ और इस्तीफा दिया। हरिपुरा में प्लानिंग, त्रिपुरी में क्राइसिस। और तीसरा, आजादी का समय, मौलाना आजाद सबसे लंबे समय तक रहे, लेकिन ठीक आजादी के दिन 15 अगस्त को जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे। हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। यदि आपको ये वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी लगी हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। धन्यवाद।